हेलो मेरे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आसान एसएसटी में। अपन पढ़ रहे राजस्थान मतलब 10th क्लास की लोकतांत्रिक राजनीतिक बुक, जिसका सेकंड चैप्टर है संघवाद। अपन ने फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी पढ़ लिया है। अपन सेकंड चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं संघवाद। तो सबसे पहले तो संघवाद होता क्या है? संघवाद है अनेकता में एकता का संवैधानिक रूप ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। संघवाद में राज्यों और केंद्रों की शक्ति आपस में बंटी होती है। राज्यों के पास भी अपनी शक्तियां होती है और सत्ता का या संविधान का या सरकार चलाने का सबसे अच्छा जो माना जाता है वो संघवाद को माना जाता है। यानी सबको मिल के साथ में अनेक विविधताएं होते हुए भी भारत में संघवाद को अपनाए गए अलग अलग राज्यों की विविधता होते हुए भी एकता के सूत्र में बांधता है। तो ये देश को एक बनाने में सहायता करता है। तो अपन देखते हैं, कुछ कहीं पे एकात्मक सरकार होती है, कहीं पे संघात्मक। यानी संघवाद क्या होता है? तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल के सरकार को चलाते हैं, अपने देश को चलाते हैं। राज्यों के अपने अधिकार होते हैं, केंद्र सरकार के अपने अधिकार होते हैं। यानी दोनों के अधिकार क्षेत्र बंटे हुए होते हैं, दोनों ही अपने अपने स्थान पे पावरफुल होते हैं। तो इसे बोलते हैं संघवाद। और एक ऐसी ही टर्मिनोलॉजी और होती है जो होती है एकात्मक। एकात्मक का मतलब है सिर्फ केंद्र के पास ही शक्तियां रहेगी, किसी प्रकार की राज्य के पास में कोई शक्ति नहीं होगी। जो केंद्र सरकार कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, उसको सब राज्यों को मानना पड़ेगा। जबकि संघवाद में ऐसा नहीं है। संघवाद में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी अपने विषयों पे कानून बना सकती है। तो अपन देखते हैं संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर। ये पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों में क्या अंतर है ये बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है। मतलब एबीसीडी में आ जाता है कि इनमें से कौन से एकात्मक सरकार है या किस राज्य किस देश में संघीय सरकार है या नहीं है। तीन है वो दे देते हैं, एक नहीं वाला ऑप्शन दे देते हैं। एबीसीडी में भी इसमें बोर्ड क्लास में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो देखो, संघीय सरकार का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा होना। केंद्र सरकार की भी अपनी शक्तियां होती है, राज्य सरकार के पास में भी शक्तियां होती है, कुछ विषय होते हैं उस पे वो कानून बना सकते हैं। जबकि इसमें एकात्मक में क्या होता है? सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही सत्ता होती है। किसके पास सत्ता होती है? केंद्र सरकार के पास सत्ता होती है, उसे एकात्मक सरकार कहेंगे। और सत्ता का जिसमें बंटवारा हुआ रहता है संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उसे संघीय सरकार वहां पे अपन बोलेंगे। यानी देखो, केंद्र है, केंद्र सभी राज्य की अपनी शक्ति होती है और राज्य केंद्र में एकात्म। ये अनेकता, अनेकता में एकता। एकता क्या है? केंद्र है और अनेकता यानी अनेक राज्य मिलकर अपनी एकता दर्शाते हैं केंद्र सरकार के साथ में, वो है संघात्मक सरकार। और जो राज्य का अलग से कौन बताता है? केंद्र सरकार ही बताएगी, केंद्र सरकार ही पावरफुल है, राज्य के पास में ज्यादा शक्तियां नहीं होती है, वो होती है एकात्मक सरकार। राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसमें इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होते हैं। यानी राज्यों के पास में भी शक्तियां होती है नियम कानून बनाने की, इसमें जबकि नहीं होती है। संविधान लिखित एवं कठोर होता है। किसमें संविधान लिखित और कठोर होता है? तो संघीय में। यानी लिखा हुआ संविधान होगा और इसमें नियम कानून चेंज करने के लिए संविधान में पूरी प्रक्रिया से निकलना होता है। और इसमें लचीला संविधान होता है, कहीं पे संविधान लिखा हुआ होता है, कहीं पे नहीं भी लिखा हुआ होता है। एकात्मक, एक ही शासन चलाने वाला हो तो संविधान नहीं बनाए तो भी चलता है, लचीला होता है, जब वो मन करे अपना संविधान चेंज कर सकता है। पर अपने संघीय सरकार में ऐसा नहीं है। संघीय सरकार में एक प्रोसेस है, उससे अपन कोई भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए कठोर होता है। इसमें राज्य स्वतंत्र होते हैं, अपने अधिकार होते हैं। यानी राज्यों के पास में भी अपने अधिकार होते हैं, अपने कुछ विषय होते हैं, उस पे वो अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार कानून वगैरह बना सकते हैं। इसमें राज्य केंद्र के अधीन काम करते हैं। किसके मतलब एकात्मक में राज्य सभी है, वो किसके अधीन काम कर रहे हैं? केंद्र के अधीन काम कर रहे हैं। इसमें दोहरी शासन प्रणाली होती है। किसमें? इसमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों की शासन प्रणाली होती है। इसमें एक ही स्तर की सरकार होती है। जैसे उदाहरण, ये उदाहरण आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये अवसदे में पूछा जाता है बोर्ड क्लास में। तो संघीय शासन व्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से? तो भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये जो संघीय शासन व्यवस्था है
पूरे विश्व में अपने 195 लगभग 195 देश है, 195 देश में से 195 देश में से 25 देशों के पास में कैसी व्यवस्था है? संघीय सरकार है। यह संघीय व्यवस्था है, सरकार की कैसी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था है। पर यहाँ 25 देशों में विश्व की 40% जनसंख्या रहती है। कितनी रहती है बेटा? विश्व की 40% जनसंख्या रहती है इन 25 देशों में। अब जो एकात्मक शासन के उदाहरण है, यूके हो गया अपना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो गया, चीन, जापान, यानी अपना पड़ोसी देश है ना चीन, वहां पे एकात्मक है, और अपने यहाँ भारत में संघात्मक है। तो ये उदाहरण आपको याद होना चाहिए। और एकात्मक और संघात्मक होता क्या? संघात्मक मतलब संग संग चलना, केंद्र और राज्यों को साथ में चलना होता है। केंद्र के पास भी शक्तियां होती है, राज्य के पास में भी शक्तियां होती है। एकात्मक का मतलब अकेला आदमी ही, केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, वो ही सब कुछ काम करेगी, कि राज्य के पास में कोई विशेष शक्तियां नहीं होता है। तो यूके, फ्रांस और चीन, जापान एकात्मक हो गए। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका केवल 25 देशों के पास है। इन 25 देशों में 40% जनसंख्या क्या है? संघीय व्यवस्था में 25 देशों में 40% जनसंख्या है। बाकी इसमें से 25 बाहर निकालो, बहुत सारे देश है उसमें 60% ही जनसंख्या बचेगी, है ना। 170 देशों में लगभग 60% जनसंख्या है। अब संघवाद का अर्थ अनेकता में एकता का संवैधानिक रूप ही क्या है? संघवाद है। यानी अनेक होते हुए अनेक विविधता, अनेक भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता, राजनीतिक विविधता को देखते हुए भी एकता के सूत्र में बांधता है, देश को एक मुट्ठी बना के रखता है या एकता में रखता है, वो संघवाद हो गया। तो अपन संघवाद पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का दूसरा चैप्टर है। उसमें से एक यहाँ से एबीसीडी में आने का या एकात्मक और संघात्मक सरकार में अंतर बताए, क्या समझते हो? तो ये क्वेश्चन आपके आने के बहुत चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके नोट्स जरूर बनाना और लिख लेना आप। अब देखो जो तुम्हारी किताब में दे रखा है ना बेटा, पिछले अध्याय में हमने गौर किया है कि शासन के विभिन्न स्तरों के भी सत्ता का उधराउधर बंटवारा अपन ने पढ़ा है। उधराउधर क्या है? देखो अपन ने 4 प्रकार के वो सत्ता पढ़ी थी। कैसी? सती सत्ता है, जो कि तीनों सरकार क्या कर रही है? साथ में काम करती है। और तीनों सरकार मतलब सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों पैरेलल है, तीनों बराबर काम करते हैं। और जो उधराउधर है उसमें क्या है? उधराउधर सरकार में तीनों का कार्य नहीं होता, तीनों का कार्य बंटा हुआ नहीं होता है, किसी एक का प्रमुख होता है, वो उधराउधर हो गया। यानी केंद्र सरकार के पास ज्यादा सत्ता होती है, राज्यों के पास में सत्ता नहीं होती है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक आम रूप है। इस अध्याय में सत्ता के बंटवारे इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। यानी विभिन्न स्तरों की जहाँ सरकारें होती है ना, शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर होते हैं। अपने भारत में तो 3 स्तर है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, फिर है राज्य सरकार, और 1992 से स्थानीय स्वशासन को भी दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा। स्थानीय स्वशासन यानी जिसमें जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों तक को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ। तो भारत में तो 3 त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था है, तो विभिन्न स्तर की सरकार होगी, उसे संघवाद कहा गया। इसे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों में साथ रहना चलना संभव हो पाता है। अध्याय में शेष हिस्से में भारत में संघवाद के सिद्धांत व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए तीसरे स्तर यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करेंगे। स्थानीय स्वशासन 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन को अपन 3 डिवाइड किए गए हैं। पहला जिला परिषद होता है, फिर पंचायत, ग्राम पंचायत समिति होती है, और ग्राम पंचायत, ऐसे इसको बांट रखा है। और भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो संघवाद क्या है बेटा। संघवाद आपको बता दिया है कि एक, 2 या 2 से अधिक स्तर की जहाँ पे सरकार होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? संघवाद। क्या बोलेंगे बेटा?
संघवाद, यानी जिस देश में दो से अधिक स्तर की सरकार होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, संघवाद। अब देखो संघवाद क्या है, आए एक बार फिर हम अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका जब सत्ता की साझेदारी पड़ी थी तब अपन ने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका वाली कहानी। बेल्जियम में आपको पता है डच और फ्रेंसियों के बीच में विवाद चल रहा था, जो डच भाषा बोल रहे थे, फ्रेंच भाषा बोल रहे थे, उनके बीच में। और सिहेली और धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म और सिहेली लोग ज्यादा थे और तमिलों के साथ में विवाद चल रहा था श्रीलंका में। तो आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान जो प्रमुख बदलाव किए गए, केंद्र सरकार की शक्ति कम करना एक था और अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। बेल्जियम में उनसे पहले प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार पर थे। ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए, केंद्रीय सरकार वापस ले सकती थी। 1993 में कुछ बदलाव हुए, प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही है। यानी यहाँ पे भी सत्ता का बंटवारा किया गया है। बेल्जियम में भी किस प्रकार से सत्ता को बांटा गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार जो कार्य करती है वो केंद्र सरकार की निगरानी में कार्य करती है, पर राज्य सरकार को स्वतंत्र विषय भी दिए गए कि वो अपनी जरूरतों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपना नियम कानून बना सकते हैं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। तो बेल्जियम में कैसी शासन प्रणाली है बेटा, संघीय। जैसे अपने भारत में है वैसे ही कैसी है, बेल्जियम में भी संघीय व्यवस्था, अपने भारत में भी संघीय शासन प्रणाली है। ये भी अवसर में पूछ सकते हैं भारत में कौन सी प्रणाली है, संघीय या एकात्मक, तो संघीय शासन प्रणाली अपना लिए। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसे केंद्रीय सरकार के पास सारे अधिकार है। श्रीलंका में तमिल नेता चाहते हैं कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, पर वहां पे श्रीलंका में कैसी है, एकात्मक। चीन में भी कैसी है आपको पता है, तो एकात्मक। अपना पड़ोसी है ना, चीन हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था दो स्तरों पर सरकारें होती है। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, यानी केंद्र सरकार होती है एक सरकार, जो उसे अपन क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं। और ये पूरे राष्ट्र के लिए कानून बनाती है, पूरी राष्ट्र की एक ही सरकार होती है। केंद्र सरकार को अपन संघ सरकार भी कह सकते हैं, संघीय सरकार या संघ सरकार। और एक होती है राज्य सरकार, जिसे अपन नाम दे सकते हैं प्रांतीय सरकार। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रांतीय कहो या राज्य कहो एक ही बात है, अपने अपने राज्यों की होती है और ये अपने अपने राज्य के लिए नियम कानून बनाती है। तो केंद्र सरकार इनकी निगरानी में काम, ये केंद्र सरकार की निगरानी में कार्य करते हैं। तो केंद्र सरकार और संघ सरकार राष्ट्र के लिए कानून बनाएगी, राज्य सरकार अपने राज्य की जरूरतों के हिसाब से कानून बनाएगी। यानी जो संघीय व्यवस्था होती है ना, संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हैं। संघीय व्यवस्था की परिभाषा ही क्या है कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होना संघात्मक व्यवस्था होगी। प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन दिन कामकाज को देखती है। सत्ता इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। केंद्र सरकार कहो या संघीय सरकार एक ही बात है, राज्य सरकार कहो या प्रांतीय सरकार एक ही बात होती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था शासन की एक स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है और केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश देती है। पर संघीय व्यवस्था आपको बता दिया है कि केंद्र एक संघीय में कैसा होता है, ये केंद्र होता है और ये राज्य इससे जुड़े हुए होते हैं आपस में। और एकात्मक में कैसे होता है बेटा, केंद्र होता है और राज्यों को क्या देता है, आदेश देता है, राज्यों को कहना मानना ही पड़ता है। ये क्या है, राज्य। ये कौन सी व्यवस्था है, एकात्मक। कौन सी है, एकात्मक। ये क्या है, राज्य है सारे, और ये क्या है, संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ केंद्र के पास भी पावर होता है, राज्य के पास भी, दोनों के पास सत्ता का बंटवारा होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ केंद्र का ही सब कुछ चलता है, नियम कानून वगैरह। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था। क्या बोला जाता है बेटा,
एकात्मक शासन व्यवस्था। और एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब लगभग 170 देशों में है, 60% जनसंख्या है। और भारत में संघीय व्यवस्था है, 40% विश्व की जनसंख्या है जो संघात्मक सरकार अपनाती है। टोटल 25 देश है। कितने हैं? 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था ही है, बाकी में एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून चला रही है वहां पे। अब देखो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है, इसके लिए केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं होती है। दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही देती है। यानी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ गया आपका? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है कि संघात्मक और एकात्मक सरकार या संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर। जो मैंने पहले लिखा हुआ था बोर्ड पे वो चीज है, अंतर ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि संघीय सरकार की विशेषता बताओ। क्योंकि पाठ का नाम ही संघवाद है तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने के 100% चांस बन रहे हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है दो या दो से अधिक स्तर की सरकार। पहली विशेषता क्या हो गई? दो या दो से अधिक स्तर की सरकार। भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो 3 स्तर की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। दूसरी विशेषता क्या है? इसमें ये कानून अपना अपना अलग अलग बना सकती है और अपने अपने नागरिक, ये है तो पूरे भारत के नागरिक ही, पर ये सरकारें हैं अपने स्तर के अनुसार इन पे शासन कर रही है। विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तीसरा है कि ये जितने स्तर की सरकारें हैं वो संविधान में इनके कार्य वगैरह विषय वगैरह लिखे हुए हैं कि किस विषय पे कौन कानून बनाएगा और किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, तभी तो सही रूप से सुचारू रूप से शासन चलता है। तो पहला क्या हो गया? दो या दो से अधिक स्तर की सरकार। दूसरा, अलग अलग स्तर के अलग अलग कार्य है। तीसरा, जो कार्य है वो किस में वर्णित है? संविधान में वर्णित है। चौथा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार की सहमति से हो सकते हैं। यानी संविधान में अगर कोई बदलाव करना चाहती है, मौलिक प्रावधान यानी संविधान जो बना है जी, उनमें कोई चेंज करना चाहेगी तो राज्य सरकार के लोगों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और केंद्र सरकार अकेली बदल नहीं सकती है, कोई भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। आंदोलनों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाएगा। यानी दो या दो राज्यों के बीच में कोई वाद विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में नहीं होगी। कल मैंने बताया था आपको टोटल हाई कोर्ट कितने हैं बेटा? 25। कितने हैं? 25 पहला पार्ट में बताया था। तो आप कमेंट, अगर पहला पार्ट आप ध्यान से पढ़े हो तो कमेंट करके बताना कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? देखो, छठा है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व अलग अलग स्रोत निर्धारित करते हैं। यानी कोई राज्य ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो उसे केंद्र सरकार ज्यादा सपोर्ट करती है। कुछ सामान्य राज्य है तो उसको मतलब अलग अलग स्तर के राज्यों को अलग अलग प्राधिकार या स्वायत्तता दी, वित्तीय धन वगैरह दिया जाता है खर्च करने के लिए। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय शासन व्यवस्था के गठन कामकाज दो में सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा संघीय शासन व्यवस्था का देखो निचोड़ निकाला गया है इसमें कि संघीय जो शासन व्यवस्था है दोहरे उद्देश्य, एक तो देश की एकता बनाए रखना, यानी केंद्र सरकार भी है राज्य सरकार भी है, दोनों अपने अपने काम कर रही है, अपनी अपनी सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है
और क्षेत्रीय विविधता यानी जो राज्यों की विविधता है उनका सम्मान करके ये संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, अपने स्तर के अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था के ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और एक साथ रहने पर सम्मति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार अलग अलग किस्से का होता है, यानी संघीय सरकार तो है पर केंद्र और राज्य का किस प्रकार से बंटवारा होगा, सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, कौन किस विषय पे कानून बनाएगा, ये सभी देशों के अलग अलग होती है। ये बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को स्थापित करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ये याद रखना है, संघात्मक संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होते हैं, वे केंद्र के बक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं, यानी इनमें राज्यों को ज्यादा ताकतवर बनाया गया। राज्यों के पास ज्यादा विषय है कानून बनाने के। किसमें बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन तो आपके इसमें दिए हुए हैं। यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है, भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है, तो ये याद कर लो आप कि संघीय शासन व्यवस्था कौन से देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करना है, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में भी क्या है? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था पर यहाँ पे देश दूसरा तरीका है, राज्यों का गठन किया जाता है, फिर राज्यों को राष्ट्रीय सरकारों के बीच में क्या कर दिया जाता है? सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। नई राज्य जैसे ही बनते हैं उसके अलग टाइप से उनका काम वगैरह, उनको विषय वगैरह सौंप दिए जाते हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बस केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ तो जो व्यवस्था है वहां पे राज्य ज्यादा ताकतवर होते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार ताकतवर होती है। राज्यों को दिया हुआ तो होता है कि आप इस पे नियम कानून बना सकते हो, पर राज्यों के पास में, राज्यों के ऊपर कौन होती है? केंद्र सरकार सर्वोच्च मानी जाती है इसमें, यानी राज्यों के पास शक्ति होते हुए भी कम शक्तियां होती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए गए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। विशेष अधिकार उसी को देंगे जो भौगोलिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य होगा, उसको विशेष अधिकार दिए जाएंगे। देखो, भारत में संघीय व्यवस्था, अपन ने संघीय विशेषता पढ़ ली है। देखो, अभी तक 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बने, 2 क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट बने? ये क्वेश्चन संघात्मक और एकात्मक में अंतर, उन देशों के नाम और मतलब 5 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि इसमें क्या व्यवस्था होती है और एकात्मक में क्या होती है। दूसरी है संघीय क्षेत्र की विशेषता। क्या है? संघीय क्षेत्र की विशेषता। और तीसरा क्वेश्चन अपना इंपोर्टेंट बन रहा है, भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में समझाइए। भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में समझाइए, या भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, कितने स्तर की है, कौन ताकतवर है, किसके पास कितने विषय है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन अभी तक इस लेसन में इंपोर्टेंट बने आपके। अब देखो, भारत में संघीय शासन व्यवस्था आपको बता दिया कि भारत में कितने स्तर की सरकार है बेटा? 3 स्तर की। कितने स्तर की है? 3 स्तर की। केंद्र सरकार, जिसके कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, यानी केंद्र या संघ सरकार इसे जो कानून वगैरह बनाएगा इसे बोलते हैं संघ सूची। संघ सूची के विषयों पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा बेटा? केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार बनाएगी तो पूरे देश के लिए वो कानून वगैरह लागू होंगे, जिसमें बैंक हो गया, संचार हो गया, विदेशी मामले हो गए,
या सेना से जुड़े हुए कोई मामले हो गए तो ये केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी। दूसरा है राज्य सरकार, जिसपे राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची के विषय यहाँ का क्या मतलब है कि राज्य सरकार इस पे कानून बनाएगी। तो राज्य सूची के विषय कौन से हो गया, पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, इन पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। कौन बनाएगा, राज्य सरकार। फिर होती है स्थानीय स्वशासन। तीन सरकारें स्थानीय स्वशासन होता है ये, और इन पे स्थानीय स्वशासन पे केंद्र और राज्य दोनों, ये वैसे तो राज्य के अंडर में आते हैं, दोनों बना सकते हैं, पर संघ सूची होती है केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची होती है उस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। एक होती है समवर्ती सूची। क्या होती है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिल के कानून बनाएंगे। कौन बनाएगा बेटा, केंद्र और राज्य दोनों मिलके, यानी संघ हो गया, संघ बनाना हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, तलाक हो गया, या वन हो गए, मजदूर हो गए, इन पे कानून कौन बनाएगा, समवर्ती सूची के विषय आएंगे ये, और इन पे केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाएंगे। यानी तीन तरीके के कानून बनाने होते हैं अपने। संघ सूची के विषय, कौन कानून बनाएगा संघ सूची पे, केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची पे कौन कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार। और तीसरी है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएगा, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों ही। शिक्षा हो गया, वन हो गया, शिक्षा पे जैसे राज्य सरकार कानून बना सकती है। अभी अपने हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थानी भाषा को शिक्षा में शामिल करने की बात कही है। तो इस शिक्षा पे कौन, राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल है उनमें राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए, राजस्थानी भाषा को भी पढ़ाया जाए। तो ये शिक्षा क्या हो गया, समवर्ती का हो गया, यानी राज्य सरकार ने कानून बना लिया। वन हो गया, मजदूर हो गया, विवाह हो गया, गोद हो गया, इन दोनों पे कानून बना सकती है। जैसे मिड डे मील चलता है तो केंद्र सरकार की व्यवस्था स्कूलों में, तो केंद्र और राज्य शिक्षा पे दोनों कानून बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत में संघीय व्यवस्था तीन स्तर की है और तीन स्तरों के अलग अलग विषय सौंपे गए हैं और तीनों स्तर पे अलग अलग कौन कानून बना सकता है। ठीक है, अब अपन रीडिंग लगाने बाकी है। तो भारत में संघीय व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। हमने पहले देखा बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश अपने यहाँ विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती। सोचिए भारत जैसे विशाल मुल्क में ये काम कितना कठिन होगा। बहुत सी भाषाओं और धर्मों के क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता साझेदारी की क्या व्यवस्था है। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन, यानी भारत और पाकिस्तान का अलग होना। विभाजन किसका हुआ, भारत और पाकिस्तान का 1947 में अलग हुआ था। पाकिस्तान अपना 14 अगस्त को स्वतंत्र होता है, भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र होता है। अपन को स्वतंत्रता के साथ में दो भाई अलग भी हुए, ये भी दुख की बात हुई थी। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसे संघ शब्द नहीं आया। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ था। यानी भारत को उस समय जब अपना भारत आजाद हुआ था, उस टाइम भारत में बहुत सारी राजा की रियासतें थी, 562 के लगभग रियासतें थी। और फिर जब स्वतंत्र हो गया तब अपने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। यानी इन्हीं रियासतों को मिला के संघ बनाए गए थे, उनको राज्य का नाम दिया गया था। जैसे अपने राजस्थान में भी किया था, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, इनको मिला के क्या बना है, राजस्थान। वैसे ही बहुत सारे राज्य ऐसे रियासतों को मिल के बने हैं। तो कितने राज्य थे बेटा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे उस टाइम स्वतंत्रता के बाद में। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बहुत सारे राज्य बने। अपने राज्य 14 से होके अपने 28 हो गए थे। अभी वर्तमान समय में 28 + 8 है। 28 तो स्टेट है, अपने राज्य है, और 8 है यूटी, अपने केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो ये हो गया। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया है फिर देख ले। हम देख सकते हैं कि सभी बातें भारतीय संविधान के प्रावधान में लागू होती है कि नहीं होती। जो संघीय सरकार की विशेषता है
क्यों भारत में ही संघीय सरकार ही है, तो जो संघीय सरकार की विशेषता वो भारत सरकार की विशेषता हुई। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तर शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, संघ या संघ सरकार कह सकते हैं, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करती। बाद में पंचायती, नगरपालिका और संघीय शासन व्यवस्था तीसरा स्तर जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? तो 1992 में। 1992 में कहा गया कि स्थानीय स्वशासन के भी नियमित रूप से चुनाव वगैरह होंगे। किसी भी संघीय शासन व्यवस्था की तरह अपने यहाँ तीन स्तरों की शासन व्यवस्था को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया। ये तीन सूचियां निम्न प्रकार है, यानी विधायी अधिकार यानी कानून के तौर पे राज्य सरकार मतलब संघात्मक सरकार में भारत को संविधान में कितनी सूचियां बताई है? तीन सूचियां बताई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये याद रखनी है बेटा। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और इनके विषय याद रखने, कौन कौन से विषय है। तो 34वां क्वेश्चन ये अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, कितनी शक्तियां और कैसे किया गया। तो तीन शक्तियां हैं, ये तीन सूचियां हैं। और देखो, पहली है अपनी संघ सूची, इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों पे संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास में। बैंक हो गए, संचार हो गए, मुद्रा हो गई, विदेशी मामले हो गए, या अपनी रक्षा के लिए सैनिक वगैरह, प्रतिरक्षा की हो गई, इन पे कानून कौन बनाएगी? संघ सरकार बनाएगी। और संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी। अब है दूसरी है राज्य सूची। दूसरी क्या है? राज्य सूची। आपको बताती है राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। कौन कौन से विषय बेटा? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, यानी अपने राज्य की पुलिस के ऊपर राज्य ही कानून बनाएगा। व्यापार वाणिज्य हो गया, कितना किससे टैक्स लेना, कोई दूसरे राज्य यहाँ पर व्यापार कर ले गई, या व्यापार की जो भी कार्रवाई होती है, कागज कार्रवाई, वो सिर्फ अपना अपना अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। और कृषि और सिंचाई पे भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। समवर्ती सूची में हो गया अपना शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी है, यानी दोनों मिलके बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा केंद्र सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार किस किस पे कानून बना सकती है। संघ सरकार संघ सूची पे, राज्य सरकार राज्य सूची पे, समवर्ती सूची पे, दोनों। इनके विषय भी याद रखने हैं बेटा अलग अलग। अब देखो, इन विषयों का पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का है। किस पे? समवर्ती पे। किस पे है बेटा? समवर्ती पे। दोनों का है, लेकिन जब दोनों में कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। अगर दोनों में टकराव हो जाता है कि नहीं, शिक्षा पे या वन पे, गोद या विवाह पे ऐसे कानून नहीं बनना चाहिए, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया वो ही मान्य होगा। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते, उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे? क्योंकि संविधान बनने के बाद में आए, इसके अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी ऐसा कोई विषय है जैसे जैसे प्रगति है, जो परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है, प्रगति का नियम है परिवर्तन होना, बदलना। तो नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए कौशल वगैरह आते रहते हैं, तो वो सब किस में आएंगे? केंद्र सरकार में आएंगे, और केंद्र सरकार उन चीजों पे कानून बना सकती है। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं मिले। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है।
अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता है। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार में चलते स्वतंत्रता प्राप्त नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। यानी जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये देश की राजधानी जो दिल्ली हो गई, ये क्या है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता ही है भारत में केंद्र शासित प्रदेश को कैसे याद रखना है। मेरा 28 + 8 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वीडियो बनाया हुआ, आप नहीं देखो, मतलब नहीं देखा है तो देख लेना। देखो, पहला है इधर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है और नई दिल्ली। 4 तो उत्तरी भारत में अपना, और दमन दीव दादर नगर हवेली पांचवा, और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, ये 4 हो गए अपने दक्षिण में। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो ये छोटे इलाके हैं, इनको भी स्वतंत्र अस्तित्व इनका बनाया हुआ है। भारतीय संघ इनके लिए विशेष प्रावधान करती है और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों में राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। यानी केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में कितने हैं अपने, 8 है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, ये 8 है अभी अपने वर्तमान में। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का ये बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे के बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों 2/3 बहुमत, यानी 2/3 बहुमत से किसी के भी कम से कम आधे से अधिक विधानसभा ने उसे मंजूरी दी है, तभी कोई ना कोई कानून बनेगा या अधिकार बनेगा, संविधान में लिखा जाएगा, नहीं तो संविधान में नहीं जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको पता ही है संविधान में कानून बनाने का कार्य किसका है, विधायिका का। कानूनों को लागू करने का कार्य किसका है, कार्यपालिका का। और इन दोनों पे निगरानी कौन रख रहा है, तो न्यायपालिका के कानून संविधान के अकॉर्डिंग बने हैं नहीं बने, और सही रूप से उसको लागू किए कि नहीं किए। मतलब हेड है ये, अपने घर का जैसे मुख्य होता है ना, वैसे ही न्यायपालिका क्या है, मुख्य है इन दोनों की। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। तो ये आपको संघीय शासन व्यवस्था समझ में आ गई होगी कि सरकार के पास में कौन कौन सी सरकार के संघीय शासन व्यवस्था कैसी होती है, और संघीय शासन व्यवस्था में किसके पास में कौन से विषय, ये आपको याद रखना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कानून कौन बनते हैं, कितने विषय इनके पास में। अब देखो संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है, ये अपने 1947 का भारत बताया हुआ बेटा। 1947 में आपको पता है तो ये सब किस में बंटे हुए थे, रियासतों में बंटा हुआ था भारत। और भारत में 562 से अधिक रियासतें थी उस टाइम में अपना भारत। और ये पाकिस्तान, जो पश्चिम पाकिस्तान कहलाता था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश इसको जब अलग हुआ तो पश्चिम पाकिस्तान कहलाता था। और इन दोनों के बीच में जो रेखा खींची गई थी, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। किसका, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में जो रेखा खींची गई थी उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो भारत में स्वतंत्रता के समय 1947 में, फिर धीरे धीरे 1956 तक आते आते राज्यों का संघ बना था। यानी बहुत सारी रियासतें मिल के, छोटी छोटी रियासतें मिलके एक राज्य बनाया था, एक संघ बनाया था। तो 1956 तक आते आते कितने संघ हुए, 14 संघ हुए थे, 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसमें केंद्र सरकार सीधा अपना कानून बनाती है, शासन चलाती है ना।
आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन पढ़ेंगे 14 से 28 राज्य कौन से सन में कब बना है। तो संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय शासन व्यवस्था कारागार कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना नहीं है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। ये आपको समझ में आ गया। इसमें ये बंगाल की खाड़ी है, अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर अरब सागर है, लक्षद्वीप है, ये अपना पड़ोसी श्रीलंका जो अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा है। इन दोनों के बीच में क्या है, पाक जल संधि। क्या है, पाक जल संधि जो राम सेतु बनाया गया, अपने राम जी गए थे लंका से सीता को लाने के लिए। यही था क्या। हाँ, अब देखो, संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि ये काम किस तरह हो पाया, यानी संघवाद कैसे बना है। राज्यों में 1947 में 3 राज्यों के ऐसे नाम जो आप आज बदल गए हैं, बहुत सारे अपन सारे राज्यों के नाम देखेंगे अपन। तो राज्य कैसे बने हैं मैंने आपको बताया। 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो रियासतें थी, फिर जाते जाते 1956 तक राज्यों का रियासतों का कुछ रियासतें मिलकर संघ बने। जैसे अपने राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलके क्या बना है, राजस्थान बना। ये कब बना बेटा, 1956 में। कब बना है, 1956 में। तो बाकी राज्य भी अभी अपन देखेंगे। अब एक भाषाई राज्य, यानी भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे। बाद में जो राज्य बने थे इन 14 राज्यों के बाद में, यानी 1956 के बाद में, 1956 में 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो भाषा के आधार पर बनाए गए थे और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए थे, राज्य पुनर्गठन आयोग बना है बेटा 1 नवंबर 1956 को। कब बना है, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उसी के तहत नए राज्य बनाए गए हैं। देखो, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की है। उस वक्त से लेकर सन 2006 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखेंगे, राजनीतिक मानचित्र का मतलब होता है राज्यों का, है ना। अब देखो, यहाँ जम्मू कश्मीर है अपना, यहाँ पे लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ चंडीगढ़ है या नई दिल्ली, ये 4 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए उत्तर में। यहाँ दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये तो 8 तो क्या हो गए वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और प्लस 28 राज्य है। एक 5 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है तो उसको आप जरूर देखें। क्यों, आपके 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व होने वाला है 5 मिनट में। कैसे कि आपके ज्योग्राफी का 4 नंबर का मैप आता है, तो वो मैप अगर आपको राज्य पता होंगे पहले तभी आप सही रूप से भर पाओगे। एक बार की आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उनके पुराने प्रांत गायब हो गए, कई नए प्रांत बनाए गए, सीमाएं नई बदल गई, नए राज्य बनेंगे तो नई सीमा हो जाती है ना। जैसे एक घर में 2 भाई अलग होते हैं तो ये नई सीमा हो गई, खेत की भी बंटवारे हो जाते हैं, घर के भी बंटवारा हो जाते हैं, तो नई सीमा बन जाती है, नई रेखा खींची जाती है। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल, जातीय की विभिन्नता का रेखांकित करने, आदर देने के लिए किया गया। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल किए गए। एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया गया। हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है और प्रशासन में पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुनिश्चित हुई। यानी सरकार को डर था कि भाषा के आधार पर अपन अगर राज्यों को बांटे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ने जाए, पर भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों का बंटवारा किया गया, पर वहां पे शासन सही रूप से अच्छे से चल रहा है।
अब देखो भाषा नीति, गठबंधन सरकार क्या है? एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार कहलाती है। यानी एक पार्टी के पास में अगर बहुमत नहीं होता है, आधे से अधिक वोट नहीं मिल पाते हैं, तो क्या बनाया जाता है? मतलब दो पार्टियां मिलके जो सरकार बनाती है वो क्या है? गठबंधन। यानी दोनों का गठबंधन हो जाता है, दो पार्टियां आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है, सरकार बनती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार। ये आपके आया हुआ है। भाषा नीति, भारत में संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर सिर्फ 40% लगभग भारतीय मातृभाषा है, इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण में दूसरे उपाय किए गए। यानी संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। कितनी भाषा को? ये भी फैक्ट है, आपको याद करना है जी। एबसदे में आ सकता है आपके। तो 22 भाषाओं का दर्जा किस में दिया गया बेटा? 8वीं अनुसूची में, संविधान में 22 भाषाओं को। यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले हैं 40%, बाकी 60% जनसंख्या जो दूसरी भाषाएं बोलती है। अपने राजस्थानी को संविधान में दर्जा नहीं दिया गया। राजस्थानी को हाल ही में शिक्षा में जोड़ा गया। राजस्थान में राजस्थान सरकार ने कहा है कि आप प्राइवेट स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों में राजस्थानी भाषा को पढ़ाया जाए। तो ये भी एक मजबूत समझ है। राजस्थान यहाँ पे पढ़ाया जाएगा तो क्या पता अपने संवैधानिक भाषा का भी दर्जा मिल जाए। संविधान में के हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी प्लस 21 कितनी हो गई? 22 भाषा। कितनी है बेटा? 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार किसी पद उम्मीदवार इसमें किसी भी भाषा की परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने हो। राज्यों की भी अपनी राजभाषा है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। यानी अलग अलग राज्यों की राजभाषा भी होती है और केंद्र की भी अलग भाषा होती है। श्रीलंका में ठीक उलट, हमारे देश के नेताओं में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत अधिक सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद कर दिया गया। अब सरकार के काम कौन सी भाषा में होते हैं बेटा? हिंदी भाषा में। किस में होते हैं? हिंदी भाषा में। अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो ये मांग उग्र रूप भी ले लिया कि वहां के लोगों को या तो तमिल आती है, साउथ वालों को साउथ की लोकल लैंग्वेज आएगी या इंग्लिश आती है, तो वहां के साउथ के लोगों ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया है। यानी ज्यादातर काम हिंदी में होते हैं, पर हिंदी नहीं आती, हिंदी भाषी राज्य नहीं, वो अंग्रेजी में भी सरकार के काम कर सकते हैं। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ मिल पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेता ने इस मामले में लचीला रुख अपनाया। उसी में हम श्रीलंका जैसी स्थिति पहुंचने से बच गए हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले को ज्यादा माना गया है, बाकियों को कम। श्रीलंका में तो मामला गड़बड़ी है, वो चल रहा है उनके तो क्या सिंहली और तमिलों के बीच में गृह युद्ध है वहां तो। राज्य और केंद्र संबंधों में आए बदलाव में यह उदाहरण बताते हैं कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ये ज्यादातर इस पर निर्भर करता है कि शासन दल के नेता किस तरह की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय से ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है, ज्यादातर काम किस में कर रही है? हिंदी भाषा में कर रही हो। जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वो अपना राज्य सरकार का काम किस में कर सकते हैं? अंग्रेजी में कर सकते हैं, या जो भी भाषा उसमें कर सकते हैं। 1960 के बाद ये स्थिति काफी बदल गई है और क्षेत्रीय राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। ये केंद्र गठबंधन सरकार की शुरुआत
भी हुई थी। 1990 के बाद में गठबंधन सरकार का मतलब बता दिया, एक सरकार या एक पार्टी कोई बहुमत नहीं ला पा रही है तो दो पार्टी मिलके बहुमत को पूरा करके वो सरकार बना सकते हैं। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी है। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से भी बल मिला है। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। इस प्रकार राज्य संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना ज्यादा प्रभावी मानी गई है। तो आपको समय भाषा के आधार पे भाषा इतना ही याद रखना, आपको 22 भाषा है जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, 8वीं अनुसूची में है। अधिकांश 40% जनसंख्या हिंदी बोलती है, पर जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था तब तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्य थे, वहां पे विरोध हुआ, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी राज्य के कार्य या कर सकते हैं। और केंद्र और राज्यों का आपस में संबंध लगातार बनता जा रहा है, केंद्र नए राज्य बना रही है। संविधान भाषा के आधार पर पहले सोचा कि कई दंगे वगैरह हो सकते हैं या विद्रोह हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ, अच्छे से चल रहा है उनका शासन वगैरह। और गठबंधन सरकार है जो दो या मतलब जब लोकसभा में जिस सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो वो दो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, वो गठबंधन सरकार हो गई। अब भारत में विकेंद्रीकरण, अपन कहाँ तक पढ़ लिए थे? यहाँ पढ़ लिए अपन, भाषा वाला हो गया अपना, ये बीच में कुछ नहीं है। और ये आ गई, ये भाषा है, आपको बता दी है कि क्या है बेटा, मतलब हिंदी मतलब टोटल 22 भाषा है और 8वीं अनुसूची में रखी गई है। ये आपकी किताब में 22 भाषाएं बताई गई है, कौन कौन सी है। आपको ये याद रखना है कि हिंदी है 40% बोली जाती है, और राजस्थान में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है, सिर्फ पढ़ने के लिए विद्यालयों में निर्देश मिले हुए हैं। अब देखो ये अपन ने मैंने मतलब बता दूं आपको फटाफट 2 मिनट में कि भारत में 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना। अपना 1 नवंबर 1956 में अपना राजस्थान अस्तित्व में आया था। तो 14 के बाद में 15वां 16वां 17वां 18 19 20 21 22 ये कब बने, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना। 1960 में गुजरात राज्य बना गया, 63 में नागालैंड को बनाया, 66 में हरियाणा को, 18वां हिमाचल प्रदेश बनाया, 19 20 21 तीनों 72 में बने, मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय। 22वां राज्य जो 1975 में बना वो सिक्किम है। 23 24 25 1987 में बनाए गए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा है। और 26 27 28 2000 सन 2000 में बने छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड है। और 29वां जो राज्य है 2014 में तेलंगाना बना है। 2014 से 2019 तक अपने भारत में 29 राज्य थे, पर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य था उसको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, दो कश्मीर और लद्दाख अलग अलग। तो कितने राज्य बच गए फिर, 28 राज्य बच गए। और यहाँ पे 26 जन फिर केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम कितने हो गए थे बेटा, 9 हो गए थे 2019 में। फिर 26 जनवरी 2000 26 जनवरी 2020 में 26 जनवरी 2020 में दादर और नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर एक बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। तो वापिस कितने हो गए, 8। तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कौन सा राज्य कब बना है आपको याद होना चाहिए। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है इस प्रकार। अब है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब है भारत में एक होते हुए सत्ता के अलग अलग, विकेंद्रीकरण का मतलब है भारत में
सत्ता किस प्रकार बंटी हुई है, मैंने आपको बता दिया है कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है बेटा? त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, 3 स्तरों में सरकार बंटी हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। कैसे है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? सत्ता का बंटवारा। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। हमने देश के 2 स्तर वाली सरकार की चर्चा की है। भारत विशाल देश है, शासन व्यवस्था बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। भारत में प्रांत यूरोप में स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, यानी यूरोप में जितने देश है ना, उतने बड़े बड़े अपने यहाँ राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। रूस कितना क्षेत्रफल में? विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। फिर है कनाडा, फिर चीन। ठीक है, तो अपना 7वां है। भारत क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? भारत का 7वां है। पर यहाँ पे रूस से भी ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे? अपने उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहला राज्य है भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत अनेक राज्य खुद अंदरूनी तौर पर विविधता से भरे हुए हैं, यानी राज्यों में अनेक प्रकार की विविधता वगैरह पाई जाती है। यहाँ देखो, केंद्र और राज्य की शक्तियों के स्थानीय विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का लेकर स्थानीय सरकारों को भी दी जाती है। वो क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये ध्यान रख लेना। और ये सरकारें है, तीनों की अलग अलग भागीदारी है। और स्थानीय स्वशासन हुए जो 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा वगैरह मिला हुआ है। अब देखो, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा एक बड़ा कदम 1992 में उठा गया। संविधान संशोधन, ये व्यवस्था तीसरा शक्तिशाली स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए बनाई गई है। तो आपको भारत में विकेंद्रीकरण पूछे तो यहाँ तक लिखना है, फिर ये राज्य और ये वाला लिख देना, ये सब बना देना आप केंद्र और राज्य का, और यहाँ से ये लिख सकते हो। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य पदाधिकार पद अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय स्वशासन में कम से कम 1/3 पद किसके लिए रिजर्व रखे गए हैं? आरक्षित रखे गए हैं महिलाओं के लिए। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, यानी राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ हिस्सों स्थानीय स्वशासन निकायों को देना पड़ा। सत्ता की भागीदारी प्रकृति के हर राज्य अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, यानी पंचायती राज व्यवस्था होती है, उसमें यहाँ जिला परिषद, इसको भी स्थानीय स्वशासन को भी बांटा हुआ है। जिला परिषद हो गया, और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ऐसे इसके भी पंचायती शासन या स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को बांटा हुआ है। अब पट्टे गांव और राज्य में इस परिषद को बांटा गया। सामान्य सदस्य स्थानीय ढांचा, जिला में जिला प्रमुख होगा। पंचायत समिति का गठन किया गया पंचायत स्तर पर, वहां पे उसका मुख्य प्रधान होगा, और ग्राम पंचायत में सरपंच होगा। इस और यहाँ पे आपको देख लो, पंचायत समिति का गठन हो गया है, जिला परिषद का हो गया है, और ये सदस्य अलग अलग चुनाव होते हैं अलग अलग समय इनके, और पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद का गठन करती है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद के जिले लोकसभा विधानसभाओं के लिए भी सांसद विधायक चुने जा सकते हैं। अब स्थानीय स्वशासन हो गई। स्थानीय स्वशासन में जो शहरों में है नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है, और नगर पालिका और नगर निगम दोनों कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो बड़ा होता है नगर निगम किस में होगा? जिला वगैरह में क्या होगा? नगर निगम होगा, और तहसील वगैरह ये छोटा शहर होता है, वहां पे नगर पालिका काम करती है। नगर पालिका के प्रमुख नगर पालिका राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नगर निगम के जो पदाधिकारी होता है उसे मेयर कहेंगे, और नगर पालिका का जो प्रमुख होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रधान। और जो ग्राम पंचायत का मुख्य होता है उसे
सरपंच, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख। इसी प्रकार से लोकतंत्र की ये नई व्यवस्था दी गई है स्थानीय स्वशासन की। ये हो गया एक बड़ा प्रयोग नगरपालिका ग्राम पंचायतों के लिए। 36 लाख से अधिक लोगों का चुनाव, देश में ये बहुप्रतिनिधित्व लोकतंत्र उनकी आवाज को मजबूत करता है। स्वशासन आदर्श स्थिति काफी दूर है, सभाएं वगैरह बैठक वगैरह होती है, निश्चित रूप से इनके चुनाव होते हैं 5 सालों में एक बार, सरपंचों के चुनाव वगैरह। तो ये आपके छोटी क्लासों में पढ़े हुए सरपंच वगैरह कैसे बनते हैं, जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव कैसे होते हैं, या किन किन के चुनाव होते हैं। जैसे अपने उप सरपंच होता है उसका चुनाव नहीं होता, वार्ड पंच होते हैं, वार्ड पंचों से मिलके उनमें से एक खड़ा होता है और वो उप सरपंच बनता है। सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव होते हैं, उप सरपंच का चुनाव नहीं होता है। तो इसमें भी नियम कानून इनके लिए बनाए गए। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अपना चैप्टर हो गया खत्म। तो संघीय व्यवस्था क्या है, संघात्मक एकात्मक का अंतर, संघीय विशेषता, संघवाद की विशेषता, भारत में संघवाद कैसे है और भारत में अलग अलग विषय सूचियों के अलग अलग कार्य, और भारत में विकेंद्रीकरण व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में भी आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है। आई होप मुझे आप मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, तब आपके अगर आपको मेहनत अच्छी करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और रिजल्ट का दिन आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन, शानदार दिन होने वाला है। थैंक यू।